गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अब ये जो शो है ये आपके लिए ही बनता है। इस शो में हम हर हफ्ते आपसे पूछते हैं कि आपके सवाल क्या हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक्स इस शो में चुने जाते हैं वो आपके कमेंट्स वगैरह देखकर ही चुने जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस पर कमेंट करके बताइए अगले एपिसोड्स में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक हम चुने। तो इस बार का जो ये एपिसोड है ये एप्पल पर डेडिकेटेड है। एप्पल कंपनी भारत में क्या कर रही है, क्या चीजें सही चल रही हैं, क्या और उनको करना चाहिए एकदम सही पथ पर आने के लिए और भारत में आगे बढ़ने के लिए, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। बुधवार या गुरुवार को हमारा यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट एक जाता है, वहां पर आप सवाल पूछिए। अगर आप वीडियो में कमेंट करके सवाल पूछते तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में ही पूछना पड़ेगा आपको। तो वो जरूर देखिए youtube.com/gadgets360 हिंदी, वहां पर कम्युनिटी टैब है, वहां पर आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। बुधवार गुरुवार को नया पोस्ट आ ही जाता है तो वहां पर आप कमेंट करेंगे उस पोस्ट में, तो आपका सवाल हम यहाँ पर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। टेक आपकी जुबान में का नया एपिसोड शनिवार को आता है। शनिवार को 1 बजे के आसपास पब्लिश कर देते हैं हम, तो आप जरूर उसे देखिए हर शनिवार को। और अगले शनिवार भी आ जाइए, फिर से नया एपिसोड होगा। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है यहाँ पे। अब तक आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है, इसी तरह बनाते रहिए तो ये इस टाइप के एपिसोड्स हम बनाते रहेंगे। अब ये वाला जो वीडियो होता है ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी, क्योंकि इसमें ज्यादा रिसर्च लगता है, समय लगता है ज्यादा बनाने में इसको। तो अगर ये सीरीज आप चाहते हैं कि चलती रहे तो प्लीज देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और देखते हैं ओवर टाइम हम आगे बढ़ सकते हैं और ज्यादा। आपके साथ में चैनल बढ़ते आ रहा है और भी आगे बढ़ेगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग आ सके, देख सके और इस तरह के अच्छे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रह सके। तो चलिए अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम सबसे पहले तो एप्पल की रणनीति क्या है भारत में, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी एप्पल के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने कहा है कि एप्पल के स्मार्टफोन बहुत महंगे होते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट और सस्ते करने चाहिए तभी वो भारत में सफल हो सकता है। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि OnePlus की तरह रणनीति अपनानी चाहिए उनको। ये सारे पॉइंट्स में मतलब कुछ हद तक सब सही है, आप लोग ये करना चाहिए एप्पल को जरूर, लेकिन एप्पल ऐसा क्यों नहीं करता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। एप्पल जो है अमेरिकन कंपनी है, ये आप जानते ही हैं। ये कंपनी जानी जाती है उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए, एकदम प्रीमियम ब्रांड माना जाता है। एप्पल के बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होंगे जो बहुत सस्ते में मिलते हैं, एकदम अल्ट्रा बजट सेगमेंट में वो इतना आते नहीं है। ये उनकी पहले से ही रणनीति रही है। और एप्पल देख सकते हैं आपकी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी आप कह सकते हैं कुछ मेट्रिक से, यानी कि आप देख लीजिए प्रॉफिट कितना बनता है स्मार्टफोन की दुनिया में। कितना भी कम मार्केट शेयर क्यों ना हो एप्पल का, प्रॉफिट उनका सबसे ज्यादा होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये कंपनी जो है प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा रहती है, प्रीमियम सेगमेंट में मार्जिन ज्यादा होती है। तो अगर आप देख लेंगे बाकी सारी कंपनियों को तो आपको देखेंगे कि उनके कुछ फोन्स प्रीमियम सेगमेंट में है, कुछ बजट में है, कुछ मिड रेंज में है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपनी एक्सक्लूसिवली प्रीमियम में ही बनाती है और उनके बजट में कोई भी फोन नहीं आते हैं। अब OnePlus जैसी कंपनी भी देख लीजिए, बीच में एकदम ऑलमोस्ट प्रीमियम कंपनी हो चुकी थी, लेकिन फिर अभी वो OnePlus Nord के साथ में बजट सेगमेंट में आ रहे हैं और ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एप्पल का प्रॉफिट ज्यादा होता है इसीलिए, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में वो ज्यादा प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एप्पल ये जो कंपनी है ये काफी समय से हम ये बोल सकते हैं कि गेम चेंजिंग कंपनी रह चुकी है और अभी भी उनकी जो इनोवेशन होती है वो इंडस्ट्री का ट्रेंड सेट करती है। तो इसको बाकी लोगों ने बहुत नहीं ये कहा है कि दूसरे फोन में ये फीचर पहले आ गया था, एप्पल ने बाद में किया वगैरह वगैरह, लेकिन जिस तरह से मार्केट में जो ट्रेंड चलता है वो एप्पल ही डिफाइन करते आ रही है, इसीलिए ये कंपनी महंगे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अभी आप देख लीजिए, आपको मैं 2-3 छोटे मोटे उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले एक चीज से मैं अभी भी इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो iPhone 7 ये स्मार्टफोन में जब हेडफोन जैक निकाल दिया था एप्पल ने, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि उसके 6 महीने पहले कुछ और कंपनियों ने निकाल भी दिया था, लेकिन वो फोन्स इतने पॉपुलर नहीं हुए थे जितना iPhone 7 हुआ था। अब iPhone 7 ने जब पहले हेडफोन जैक हटा दिया अपने स्मार्टफोन से, उनका ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये था कि फोन में स्पेस कम हो जाता है और एक कंपोनेंट फिट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा जगह चाहिए, हमको कुछ और फीचर डालना था वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इसका रीजन ये है कि वो लेगेसी पोर्ट हो चुका है। एप्पल कंपनी को लगा कि इसकी अभी जरूरत नहीं है। जो लाइटनिंग कनेक्टर दिया जाता है, यानी जो चार्जिंग का पोर्ट दिया जाता है, उसमें से आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने हटा दिया इसे। और उसके साथ में उन्होंने एयरपॉड्स नाम का एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन लॉन्च किया। तो ट्रू वायरलेस ईयरफोन की ये जो पूरी कैटेगरी बनी है ये एप्पल के एयरपॉड्स के आने के बाद में ही इतनी बड़ी हुई है। उसके पहले शायद 1-2 प्रोडक्ट थे मार्केट में, इतने पॉपुलर भी नहीं थे। मैंने भी इस्तेमाल किए थे उन प्रोडक्ट्स को और अच्छे नहीं लगे थे मुझे, लेकिन एयरपॉड्स जब मैंने इस्तेमाल किया मुझे ऐसा लगा कि क्या कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, कितना अच्छा बनाया इस कंपनी ने। और उसी तरह से उन्होंने एयरपॉड्स प्रो लॉन्च किया जिसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, यानी कि
अब पहले एयरपोर्ट्स में तो केबल था ही नहीं, सिर्फ चार्जिंग के लिए एक अलग से केबल दिया हुआ था, लेकिन अदरवाइज वो बॉक्स में आता है, उस बॉक्स को खोल लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए कान में, बस, और कोई केबल नहीं है। एयरपोर्ट्स प्रो में वही छोटे ईयरफोन आपको नॉइज कैंसिलेशन देते हैं, यानी बाहर का साउंड ब्लॉक करते हैं। ये दो जब ईयरफोन्स आए थे इंडस्ट्री डिफाइनिंग हो गए थे ये दोनों। अब ये दोनों आए और सफल हुए, ऐसा क्यों हुआ? इसका होने का कारण ये है कि वो आईफोन 7 में हेडफोन जैक हट गया था। तो एक तरफ से गुस्सा है मुझे थोड़ा सा कि हेडफोन जैक क्यों हटा दिया, इतने सारे सस्ते ईयरफोन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप देख लीजिए कि मार्केट आगे बढ़ गया, उसकी वजह से थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई वहां पर। तो इस तरह के काफी सारे मूव्स एप्पल करते रहता है, और इंडस्ट्री लीडर होने के नाते वो ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स में चार्ज कर पाता है। उसकी मार्केट में ब्रांड इमेज बन चुकी है कि ये प्रीमियम ब्रांड है, इसीलिए ज्यादा चार्ज करता है। अब अमेरिका में अगर आप देखेंगे एप्पल के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, आपको ये नहीं लगेगा कि वो बहुत ज्यादा महंगा है। बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, परचेज पावर पैरिटी होती है वहाँ पे, जितनी लोगों की परचेजिंग पावर है, मेनली इसकी बात करेंगे हम, उसके हिसाब से एप्पल के प्रोडक्ट्स उतने महंगे नहीं है। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे, यहाँ पर एप्पल के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कुछ ज्यादा ही महंगी है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स, सबकी नहीं कहूंगा, कुछ अच्छे सस्ते एप्पल के प्रोडक्ट्स भी, जिनके बारे में बाद में बात करूंगा। तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स उनके जो हैं काफी महंगे हैं भारत के मार्केट में। आप देख लीजिए, उनका सबसे सस्ता नया वाला स्मार्टफोन अगर आप ढूंढने जाएंगे मार्केट में, आईफोन 11 सीरीज में होगा। आईफोन 11 70,000 के आसपास है। एक साल पुराना प्रोडक्ट भी देख लीजिए, आईफोन 10R, वो भी 50,000 के आसपास है। अब ये कोई सस्ते प्रोडक्ट नहीं होते हैं। अभी आईफोन SE जो नया आया था, वो स्मार्टफोन सबके लिए नहीं है। रिव्यू में भी मैंने कहा था कि ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा सबके लिए, क्योंकि उसकी साइज इतनी छोटी है, जितना मेरा आईफोन 7 है इतनी साइज का है ये। और इस फोन ने, मुझे पता है, 2 साल के बाद में इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती है, 1-1.5 साल के बाद में काफी प्रॉब्लम आती है। डिजाइन भी थोड़ा पुराना है इस स्मार्टफोन का। तो ये सारी चीजें मैं इसी कारण मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। इवन दो आईफोन SE की खूबियां है कि उसमें नया वाला प्रोसेसर है, बढ़िया डिस्प्ले भी दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग, वाटर प्रूफिंग, ये सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। वो प्रोडक्ट भी 43,000 के आसपास है, 42-43,000 के आसपास। तो आप देख लीजिए कि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े महंगे साइड पे ही रहते हैं। अब इसका कारण ये है कि वो कंपनी असेंबल तो करती है भारत में कुछ चीजें, लेकिन मेन मैन्युफैक्चरिंग उनकी बाहर होती है। अगर यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से हो पाती तो यहाँ पर थोड़े और सस्ते मिल सकते थे ये प्रोडक्ट। और यूएस प्राइस जो है वो इंडिया में मैच नहीं हो पाता, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह काफी लगते हैं इसमें। दूसरी बात यह है कि अगर ये कंपनी भारत में असेंबल करती है प्रोडक्ट, तो क्या वो सस्ते हो जाएंगे? नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो गेम होता है कि असेंबल्ड इन इंडिया होता है, उससे ड्यूटीज कम होती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे 20% कम हुआ तो फिर आपको इमीडिएटली 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन का भी गेम होता है, वो अपना प्रॉफिट एक बनाए रखना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मार्केट फोर्सेस देखे, जो एक्सपेंडिचर उनको करना पड़ता है यहाँ पर असेंबल करने के लिए, और मार्केटिंग वगैरह में भी जो पैसे जाते हैं, उन सबको मिलाकर आप देखेंगे तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली वो डिस्काउंट पास ऑन कर सकते हैं आपको, अगर उनको वो प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखनी है तो। अभी एप्पल कंपनी जो है अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही सस्ते में फोन बेचना चाहती है, उनकी ब्रांड इमेज वो नहीं है, उनकी रणनीति वो बिल्कुल भी नहीं है। वो मार्केट में एक ऐसे लेवल पे बनाए रहना चाहते हैं कि वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट हो, यानी कि सबको लगे कि नहीं, एक दिन मैं आईफोन खरीदूंगा। मुझे भी ऐसा लगता था एक समय पर, फिर मैंने एक बार ले लिया, मुझे एक्सपीरियंस पसंद आया तो मैंने कंटिन्यू किया आईफोन को यूज करना ओवर टाइम, ये बात सही है। लेकिन किसी से भी आप पूछ लीजिए कि आप आईफोन लेना चाहेंगे, सब आपको यही कहेंगे कि अगर प्राइस थोड़ा कम कर दे मैं जरूर लूंगा। तो उससे क्या होता है, हमेशा मन में ये बात बनी रहती है, ठीक है मैं OnePlus ले लूंगा, मैं Realme ले लूंगा, मैं कोई भी फोन ले लूंगा, लेकिन अगर दाम कम हुआ, जिस दिन दाम कम हुआ उसी दिन मैं आईफोन लेना चाहूंगा। ऐसे सबके मन में थोड़ा बहुत तो होता ही है। कमेंट करके आप में से बहुत लोगों ने बताया मुझे कि आप भी आईफोन लेंगे, लेकिन जब सस्ता होगा तो इसके कारण ये हो जाता है कि वो ब्रांड ऐसा होता है कि जब आप एप्पल का प्रोडक्ट देखते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ मैं कभी ना कभी तो लूंगा ये, और जैसे ही मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, दिवाली की अच्छी डील आती है, आप में से काफी लोगों ने आईफोन या कोई और एप्पल प्रोडक्ट ले भी लिया होगा, सोच के कि नहीं ब्रांड अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छी होगी, बस दाम भी कम मिल गया अभी तो चलो ले लेते हैं करके सोच के। तो वो ब्रांड इमेज वो बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में थोड़े महंगे होते हैं। अभी रही बात कि एप्पल को क्या आपको लगता है कि थोड़ी अनफेयर इमेज बन गई है कि इनके प्रोडक्ट्स कुछ ज्यादा ही महंगे हैं? बाय एंड लार्ज मैं कहूंगा नहीं, उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं जरूर, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी देते हैं। अभी इनके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप देखेंगे कि आईफोन SE, अगर ये स्मार्टफोन आपके लिए है ठीक तो सही है, ठीक है, मतलब आपको डिजाइन, पुरानी डिजाइन से प्रॉब्लम नहीं है, कम बैटरी लाइफ से आपको इतना इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है फिर आपके लिए। काफी लोगों को एक छोटा फोन चाहिए होता है, उनके लिए 40,000 में जो आपको मिल रहा है बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, तो वो अच्छा एक प्रोडक्ट है। उसी तरह से आप देख लीजिए, भारत में एक एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच सीरीज 3 नाम का, 20,000 के आसपास मिलता है वो, कभी कभी डिस्काउंट में मैंने 18 या 15 के आसपास भी देखा है। तो वो जो प्रोडक्ट, अगर आपके पास में आईफोन है, बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है, मैं 100% रेकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी देता है वो। मैंने खुद यूज किया है काफी दिनों से, और मैं कह सकता हूं आपको कि अगर आपको फिटनेस की कुछ भी काम करने हैं और अपने आईफोन के लिए आपको एक बढ़िया स्मार्ट वॉच चाहिए, उससे अच्छा मार्केट में कुछ नहीं है।
बहुत स्मार्ट वॉच रिव्यू करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आईफोन के साथ में जो आते हैं जितने भी यूज किए हैं मैंने, एप्पल वॉच इज द बेस्ट। और अगर एंड्रॉइड के भी स्मार्ट वॉचेस वगैरह आप देखेंगे, एप्पल वॉच को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत एडवांसमेंट की है कंपनी ने। और सीरीज 3 काफी सस्ते में भी मिलता है, थोड़ा पुराना प्रोडक्ट है अभी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है आज की डेट में भी, ये मैं कह सकता हूँ। उसी तरह से मार्केट में एक iPad mini नाम का प्रोडक्ट है जो मेरे पास यहाँ पे है। अब ये iPad mini जब लॉन्च हुआ था 35,000 में लॉन्च हुआ था, उसमें बहुत ही ताकतवर प्रोसेसर दिया गया था। तो अगर आपको पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस एक चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और वैसे ही काफी सारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये मैकबुक एयर जो मेरे पास में है, ये एक टाइम पे 50,000 के आसपास भारत में मिलता था। अभी भी मैं कहता हूँ ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। इसमें बस रेटिना डिस्प्ले नहीं है, लेकिन अदरवाइज काफी अच्छे फीचर्स आपको देता है। पहले जब मैंने लिया था फर्स्ट जब ये आया था मेरे पास प्रोडक्ट, तभी इसकी बैटरी लाइफ 12 घंटे थी। और ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, लगभग 10 या 12 घंटे चल जाती थी इसकी बैटरी लाइफ। उस टाइम पे कोई लैपटॉप ऐसा नहीं था मार्केट में इस प्राइस रेंज में जो आपको ये सारी चीजें दे सकता है। और अभी भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये। इसमें मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है कि 128 GB स्टोरेज आती है इसके बेस वेरिएंट में, और वो मेरे लिए कम पड़ जाती है, बट अदरवाइज मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है इससे। सो ऐसा नहीं है कि एप्पल के वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स नहीं है मार्केट में, है ये सारे। अब रही बात दूसरी तरफ की, एप्पल के सर्विसेज की, तो आपको तो पता ही होगा, वैसे एप्पल म्यूजिक भारत में है, एक म्यूजिक सर्विस है। आप वहां पर 99 रुपीज पर मंथ में अनलिमिटेड सॉन्ग सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आईओएस में, एंड्रॉइड में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रेट आप देख लीजिए। यूएस में $10 की है ये, $10 यानी लगभग 750 रुपए का सर्विस है पर मंथ, और इंडिया में 99 रुपीज में है। सिमिलरली आप देख लेंगे तो उनके पास में एक और सर्विस है एप्पल टीवी प्लस नाम की, वो भी यूएस में $10 की सर्विस है शायद, जहां तक मुझे याद है, और इंडिया में उन्होंने 99 रुपीज पर मंथ में लॉन्च कर रखी है वो। और उसी तरह से एप्पल आर्केड नाम की एक सर्विस है, तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिसमें आप ऐप स्टोर पे जाके एप्पल आर्केड सेक्शन में कुछ 100 या 150 गेम्स उपलब्ध है। तो आप एक मंथली फी पे कीजिए, जितने गेम खेलना है खेलिए। तो वो मंथली फी उसकी है 99 रुपीज पर मंथ अगेन, तो काफी सस्ते है ये सारी चीजें। तो आप देख लेंगे, नया उन्होंने एक एप्पल वन नाम का फैमिली सब्सक्रिप्शन प्लान अनाउंस किया है, जो इस साल में आ रहा है इसके बाद में। अब ये वाला जो फैमिली सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उन्होंने, अब ये वाला प्लान उन्होंने 365 रुपीज पर मंथ में दिया है। एक फैमिली प्लान है उसमें आपको मिल रहा है 200 GB iCloud स्टोरेज। iCloud का ही दाम 219 रुपए पर मंथ है 200 GB के लिए। उसके अलावा एप्पल आर्केड, एप्पल टीवी प्लस और एप्पल म्यूजिक, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। टोटल मिला के आप देख लेंगे उसका कॉस्ट तो लगभग आप 200 रुपए बचा रहे हैं, अगर आप एप्पल वन का वो प्लान ले लेंगे फैमिली वाला, और ये आप 6 लोगों में शेयर कर सकते हैं। अब सोच लीजिए 365 रुपीज पर मंथ, और यूएस में इसी का प्राइस है $20, तो $20 यानी 1400-1500 रुपए। तो आप देख लीजिए भारत में कितना कम रेट है। तो कंपनी ने काफी दिनों से भारत पर ध्यान देना शुरू किया है। 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि भारत के लिए काफी सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब आईफोन 10R जैसा स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ था 78,000 रुपीज पे, उसका दाम अचानक से उन्होंने लास्ट ईयर 60,000 के आसपास कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी को हो क्या गया है, अचानक से इन्होंने इतना अच्छा प्राइसिंग दे दिया उस प्रोडक्ट के लिए। अब अभी भी थोड़ा और कम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है 50,000 के आसपास है, लेकिन अगर 40 के आसपास आ जाएगा आज की डेट में, मैं आंख बंद करके खुद ही खरीद लूंगा आईफोन 10R। इतना अच्छा स्मार्टफोन है वो। बस अभी लगता है कि थोड़ा पुराना हो चुका है, तो शायद 50,000 रुपए से ज्यादा देना उसके लिए सही नहीं होगा। लेकिन 40 के प्राइस रेंज में तो बस मैं और कोई स्मार्टफोन रेकमेंड करूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे बस आईफोन 10R ही लेना है, ऐसा सोचूंगा अगर और कम हो जाए तो। बीच में आया भी था 40,000 पे, एक सेल में आया था वो, उस टाइम पे मैं अभी भी सोचता हूँ कि अभी ले लिया होता तो अच्छा होता। लेकिन मेरा आईफोन 7 है, मुझे अभी भी काफी पसंद आता है स्मार्टफोन। ये वाला फोन जो है मैं 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने 2016 में लिया था जब लॉन्च हुआ था तभी, और तब से लेकर आज तक मैं यूज करते आ रहा हूँ। इसमें बस मुझे एक ही प्रॉब्लम आती है सबसे मेन, अभी इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। अभी 2 साल बाद में मैंने एक बार बैटरी रिप्लेस कराई थी इसकी, और अभी इसको 4 साल होने को आए हैं, तो इसकी बैटरी अभी भी फिर से कम हो चुकी है। लेकिन आजकल क्या, हम सब घर पे ही रहते हैं, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात रही सॉफ्टवेयर की। अब एप्पल में अब जब आ जाते हैं एक बार, आप इतने पैसे देते हैं तो क्या फायदा होता है, क्यों ये कंपनी इतने पैसे चार्ज करके आपको वही एक्सपीरियंस देती है जो एंड्रॉयड में आपको मिल सकता है। अब इसके कुछ कारण है। देखिए, एंड्रॉयड में जब आप आते हैं, एक चीज तो कंपलसरी, आपका गूगल आईडी होना चाहिए। गूगल के सारे ऐप्स प्रीलोडेड होते हैं, आप सब यूज करते होंगे, जीमेल हो, गूगल प्ले हो, कितने सारे ऐप्स होते हैं। अब इन सब में क्या होता है, आपका डेटा ट्रैक होता है काफी हद तक, और गूगल ये जो है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो बहुत हद तक आप देख लेंगे कि उनका पूरा ऑपरेशन जो है वो, उसमें आप कहीं पर आपका मतलब इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो डेटा है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, किसी तरह से वो ऐड दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लेट्स से आपका पर्सनल डेटा वो बेच के कंपनीज को बता रहे हैं कि नहीं ये आपका नाम है, ये आपकी उम्र है, ये आप करते हैं, ऐसा पूरा डेटा नहीं देते, एनोनिमाइज किया जाता है। तो आप जैसे मतलब आपके प्रोफाइल होंगे, जैसे आपका एज होगा लगभग, चलिए बात कर ले 20 से 30 साल की उम्र है आपकी, और उस आप में आपका मतलब लोकेशन रफली ये है, आप रहते हैं दिल्ली एरिया में, और उसमें आपके इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, ऐसे ऐसे करके, और ग्रुप में एक एनोनिमाइज डेटा दिया जाता है एडवर्टाइजर्स को,
कि इस डेमोग्राफिक को हम टारगेट कर सके। तो ये गूगल का बिजनेस मॉडल है। एप्पल का बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है। एप्पल का बिजनेस मॉडल जो है पूरी तरह से फोन बेचने में है और सर्विसेज बेचने में ही है। तो उसमें आप यूजर हैं, आप प्रोडक्ट नहीं है, ये फर्क है उसमें। तो एप्पल के बिजनेस मॉडल में अभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज तो है अपडेट्स मिलती है आपको गारंटीड। उसका कारण ये है कि आप फोन ले लीजिए, ये मेरा आईफोन 7 है, 2016 में खरीदा हुआ। अब 2016 का आईफोन आज 2020 में डे 1 में iOS 14 की अपडेट आई है उसमें, और मुझे लग रहा है देख करके अगले साल iOS 15 की अपडेट भी आ जाएगी। आप सोच लीजिए। तो iOS 13 भी डे 1 पे मिला था, iOS 12 भी डे 1 पे मिला था, iOS 11 भी डे 1 पे मिला था, और ये आई थिंक iOS 10 के साथ में आया था जितना मुझे याद है। तो आप सोच लीजिए एंड्रॉइड में कौन सा स्मार्टफोन है ऐसा जिसमें आपको इतना सपोर्ट मिलेगा। डे 1 पे अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद में मेरी बस वही शिकायत है कि अरे बैटरी लाइफ इतनी इंप्रूव नहीं हुई उसकी, लेकिन बैटरी लाइफ अगर मैं ठीक कर दूं उसकी, फिर से एक बार बैटरी रिप्लेस करा दूं, 2 साल में एक बार वो होता ही खर्चा, हर स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा कोई इशू नहीं देता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स रेगुलरली आते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स रेगुलरली आते हैं, सॉफ्टवेयर स्टेबल अच्छा चलता है, उसमें मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, सब कुछ जैसा है वैसा ठीक चलता है। बग्स वग्स भी शुरू में कभी कभी एनकाउंटर होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज काफी स्टेबल OS है iOS। ठीक है। दूसरी बात यह है कि iOS 14 में आप देख लीजिए कितने सारे प्राइवेसी फीचर्स दिए गए हैं। हमारे एक इंग्लिश चैनल है, वहां पर हमने एक अच्छा वीडियो बनाया है, सारे प्राइवेसी सेटिंग्स आपको दिखाए हैं उसमें। तो आप वो वीडियो देखिए, फिर आप समझेंगे, या फिर gadgets360.com पे जाके भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या नहीं इसमें कर सकते। आप देखिए, जैसे आप सेटिंग्स में जाइए, आईफोन में प्राइवेसी में जाइए, वहां पर आप देख लेंगे कितने सारे ऑप्शन दिए हैं। आपके डिवाइस पे जो ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसका एक्सेस चाहिए होता है कुछ ऐप्स को पता करने के लिए कि आप कौन से ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्टेड हैं, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ऑडियो भेजने के लिए, वो परमिशन आप डिसेबल कर सकते हैं। आपके लोकल नेटवर्क में, घर पे वाईफाई नेटवर्क पे जितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है उसकी लिस्ट पूरी ऐप्स देख सकते हैं, वो भी आप iOS में डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा काफी सारे फीचर्स है। लोकेशन में भी एक नया फीचर आया अभी कि हर ऐप में आपका अगर लोकेशन एक्सेस मिल जाता है, जैसे फेसबुक वगैरह को मिल गया, तो आपकी प्रिसाइज लोकेशन पता चल जाती है। यानी आपके 2 मीटर के रेडियस के आसपास तक पता है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, वहां फेसबुक कंपनी को। तो ये आप चेंज करके अप्रोक्सीमेट लोकेशन कर सकते हैं। तो 100 मीटर का रेडियस बना सकते हैं इसका। इस तरह से ये भी एक अच्छा प्राइवेसी फीचर है कि आपका पूरा डेटा लीक नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फीचर दिए गए हैं iOS में, और ये मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ इस कंपनी को। और ये फीचर सारे उन्होंने इसीलिए दिए हैं, इसीलिए ये दे पाते हैं क्योंकि इनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल, इनका सर्विसेज है जो मैंने आपको बताया, एप्पल म्यूजिक, एप्पल आर्केड, iCloud, ये सारी चीजें, और हार्डवेयर जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो एप्पल कंपनी का अप्रोच ये अलग है, इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन आपको सर्विस और सपोर्ट का भी गारंटी होता है उसमें। आप देख लीजिए, आपके मतलब आईफोन 6s वालों को अभी अपडेट मिला है iOS 14 का, तो आप ही सोच लीजिए मतलब कितना लॉन्ग टर्म सपोर्ट वो देते हैं। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये किसी भी कंपनी के लिए फ्री नहीं होता है ना। ऐसे थोड़ी है कि मतलब अपडेट एक डिवाइस पे दे दिया तो सब पे बस ऐसे ही भेज दो वही अपडेट, ऑप्टिमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब ये आईफोन 7 की स्क्रीन छोटी है, ये आप देख लीजिए 4.7 इंच का डिस्प्ले है। आईफोन 10s आप देख लेंगे तो उसमें और बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। आईफोन 10s मैक्स देख लीजिए, आईफोन 11 प्रो देख लीजिए, 11 प्रो मैक्स देख लीजिए, अलग अलग स्क्रीन साइजेस, अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं, थोड़े बहुत सबके लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ता है उसको। बहुत सारे इंजीनियर्स बहुत सारा समय बिताते हैं देखने के लिए कि कौन से iOS के फीचर्स पुराने फोन्स में चल सकते हैं, कितना हम उसको ऑप्टिमाइज करके अच्छे से चला सकते हैं, रैम मैनेजमेंट वगैरह भी ठीक करनी होती है, बहुत सारा काम होता है उसमें। तो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देना ये भी कोई मतलब मामूली बात नहीं है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं आज, चलिए अब ये आपका बजट कम से कम तो 10 या 15 हज़ार तो होगा ही स्मार्टफोन के लिए, तो आप ले लेंगे 15 हज़ार का स्मार्टफोन पकड़ के चलते हैं एवरेज में। कुछ लोग होंगे 10 वाले, कुछ लोग होंगे 20 वाले, हम 15 हज़ार पकड़ के चलते हैं। आप अभी 15 हज़ार का स्मार्टफोन लेंगे। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हर साल फोन बदलते होंगे या फिर हर 2 साल में फोन बदलते होंगे। तो अगर आपने 15 हज़ार का स्मार्टफोन लिया, 1.5 साल तक चल गया आपका, फिर आपने नया लिया उसी बजट में, तो ऐसे कर करके आप ओवर टाइम देख लीजिए आपने कितना खर्चा किया। मैंने ये आईफोन लिया था लगभग 50 हज़ार के आसपास 2016 में, और ये अभी 4 साल मेरे लिए चल गया। तो पर ईयर आप कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना पड़ता है आपको। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं किसी भी स्मार्टफोन को, मैं 100% आईफोन रेकमेंड करूंगा आपके लिए। बस थोड़ा बहुत आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर फोन डैमेज हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, फोन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल गया तो ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो तो किसी भी स्मार्टफोन के साथ हो सकता है। लेकिन ओवर टाइम अगर आपको यूसेज करनी है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह अच्छा चाहिए, तो और कोई स्मार्टफोन इस समय रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये एंड्रॉइड में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कुछ कंपनियां मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रही हैं अभी फिर भी। तो OnePlus जैसी कंपनी है तो थोड़ा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रही है। गूगल ने बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स में। उनके बहुत मतलब पिक्सल फोन्स में सबसे लंबा एंड्रॉइड सपोर्ट साइकिल चलता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये 2-3 कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट उतना अच्छे से मिलता नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी गूगल है और फोन बनाने वाली कंपनी कोई और है।
तो उससे क्या होता है कि उनको अपने फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना होता है। काफ़ी सारी कंपनियां हज़ारों फ़ोन लॉन्च कर देती है, सबके लिए फिर ऑप्टिमाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये खर्चा कंपनियां उठाने को तैयार नहीं है। तो एप्पल की रणनीति के पीछे भारत में ये सारे फैक्टर्स हैं अभी जो मैंने आपको बताया अभी। अब एप्पल को यहाँ पे क्या करना चाहिए सफल होने के लिए, आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। फोन और थोड़े सस्ते कर दो, लोग लेने लग जाएंगे। अपने प्रोडक्ट्स और थोड़े सस्ते में बेच दो, लोग सच में खरीदने लग जाएंगे उन्हें। बस ये जो बात है ना, ये कहना काफी आसान है, लेकिन कंपनी स्ट्रेटेजी भी होती है, वो एक अपनी ब्रांड इमेज बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता पूरी तरह से ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर अभी जो एप्पल का ऑनलाइन स्टोर आया है यहाँ पे, उसमें एक रिफर्बिश स्टोर का सेक्शन है। तो एप्पल जो है कुछ प्रोडक्ट्स में कभी कभी डिफेक्ट होता है, उसको रिपेयर करके फिर मार्केट में बेचती है। ये अमेरिका में भी करती है एप्पल और भारत में भी यही करे। तो रिफर्बिश स्टोर में अगर अच्छे डील्स मिलने लग जाए, मैं उससे काफी खुश हो जाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिफर्बिश वाला फोन खरीदने में, अगर थोड़ा 5-10 हज़ार रुपए बच जाए मेरे, सस्ते में मिल जाए। ज्यादातर एप्पल प्रोडक्ट्स जो हैं जो मुझे चाहिए, जैसे कि अभी एप्पल वॉच एसई नया आया था 30,000 में, मैं सोच रहा था कि एप्पल वॉच एसई का जो 44 मिलीमीटर वाला मॉडल है, जो बड़ा वाला मॉडल है, वो अगर 30 में आता तो काफी अच्छा प्रोडक्ट होता। मैं खुद लेना चाहता क्योंकि मैं फिटनेस वगैरह में काफी इंटरेस्टेड हूँ और मेरे लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। उसी तरह से अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट दिखता हूँ मार्केट में, अभी मैकबुक एयर का प्राइस अराउंड 70,000 के आसपास चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पुराना हो गया यार, ये 50 के आसपास आ रहा है तो कितना अच्छा होता है। इवन 55 to 60 में मैं लेने को तैयार हूँ। तो हर प्रोडक्ट में मेरी यही चाहत है कि मतलब थोड़ा सा कम कर दें प्राइस, तो फिर मैं लेने को तैयार हो जाऊंगा। तो वही उनके रिफर्बिश स्टोर पे मेरी बहुत नजर है। उसके अलावा बस डिस्काउंट का इंतजार करते रहेंगे आपकी तरह ही, और फिर हम भी एप्पल प्रोडक्ट्स लेने को तैयार हो जाएंगे। तो आपके सारे सवालों के जवाब देने को मैं अभी तैयार हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस सिलसिले को। आनंद गेमिंग ने सबसे पहला सवाल पूछा है। थैंक यू इस टॉपिक को लेने के लिए, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। एप्पल के सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडिया में सभी मॉडल का प्राइस थोड़ा कम करने पर और बहुत लोग खरीदेंगे एप्पल डिवाइस। आनंद गेमिंग जी, मैंने अभी यही कहा था। मतलब ऐसे होता है ना, कभी कभी ऐसे लगता है कि आपके ऑडियंस के साथ में टेलीपैथी चल रही है कि आप जो सोच रहे हैं ऑडियंस भी वही सोच रही है, ऑडियंस जो सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं, वैसा हो रहा है अभी। तो काफी अच्छा लगा आपका कमेंट देखकर। पूरे वीडियो में मैं यही कह रहा था कि थोड़ा कम करते हैं अगर प्राइस, तो मैं सारे एप्पल प्रोडक्ट लेने को तैयार हूँ। मुझे तो काफी पसंद आते हैं एप्पल के प्रोडक्ट। हार्डवेयर क्वालिटी में बहुत ही अनबीटेबल प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। सॉफ्टवेयर भी उनका काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है। प्राइस थोड़ा कम कर दो एप्पल, बस सब लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवा नायक का कहना है, एप्पल अपने प्राइस को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन 100 से कन्वर्ट करता है। अगर वो सैमसंग या अन्य कंपनी की तरह इंडियन मार्केट में ध्यान रखकर प्राइस तय करे तो इंडिया के मार्केट में ग्रोथ की चांस है, क्योंकि इंडिया में अब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही चलते हैं। जी शिवाजी, आपकी बात बहुत सही है। सैमसंग ने जो किया है गैलेक्सी नोट सीरीज के प्राइसिंग के साथ में, गैलेक्सी एस सीरीज फ्लैगशिप के साथ में जो प्राइसिंग का अच्छा उन्होंने तरीका यूज किया है यहाँ पे, वो ज्यादा कंपनियों को करना चाहिए, ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सब कंपनियों के लिए प्रायोरिटीज अलग होती हैं। अब एप्पल के लिए मुझे लगता है कि वो अपनी ब्रांड इमेज को खोना नहीं चाहते। उनको शायद लगता होगा कि अगर वो अपना 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स सीरीज वाले स्मार्टफोन को सस्ते में बेचने लग गए यहाँ पे, तो ब्रांड वैल्यू थोड़ी खराब हो जाएगी। इसीलिए वो उसको एकदम ही प्रीमियम रेंज में रखना चाहते हैं। और दूसरे जो उनके डिवाइसेस हैं भारत के लिए जो टारगेटेड है, उन्होंने क्या किया, आईफोन एसई 2020 और आईफोन 10R, आईफोन 11, ये टाइप के डिवाइसेस वो भारत में टारगेट करना चाहते हैं। तो इन डिवाइसेस के प्राइस कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स या फिर 12 सीरीज में जो भी हाई एंड फोन्स आएंगे उनके प्राइस कम हो जाए, ऐसे आप उम्मीद कर रहे हैं, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि वो इंडिया में असेंबल भी नहीं होते। वो मल्टीप्लिकेशन 100 का कारण ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी होती है, प्रॉफिट मार्जिन होती है, सब मिलाकर उनको प्राइस कम पे देना वो भी मुश्किल है, और ब्रांड इमेज की भी बात होती है इसीलिए। लेकिन कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। चलो मतलब 10R तो कम कर दो प्राइस और 40,000 के आसपास लेके आ जाओ, तो लोग खरीदने को तैयार हो जाएंगे। सिमिलरली आईफोन 11 अगर 50 के आसपास आ जाता है तो वो भी बहुत ही अच्छी वैल्यू देगा। लेकिन देखते हैं अभी आईफोन 12 सीरीज आने के बाद में क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुलाम गौस जी का पूछना है कि एप्पल को इंडियन मार्केट के हिसाब से आईफोन की एक अलग कैटेगरी असेंबल करनी चाहिए, जैसा OnePlus ने किया है। अगेन पूरी तरह से सहमत हूँ। आप में से ज्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि एप्पल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, प्रोडक्ट्स को हम खरीदना चाहते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, भारत में ज्यादा प्राइसेस हैं। यूएस में जाकर अगर आप खरीद सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार वगैरह वहां पे जा रहे हैं, अभी तो कोई नहीं जा सकता खैर, लेकिन जब मार्केट खुलेगा, ये जो अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा उसके बाद में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है पैसे बचाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। और एक और चीज मैं आपको बोल दूं, एप्पल केयर प्लस नाम की एक वारंटी है, वो आपको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी जब भी वो स्टोर लॉन्च होता है। 100% वो ले लेना अगर आप कोई भी एप्पल प्रोडक्ट खरीद रहे भारत में, उससे बहुत फायदा होता है। थोड़ा महंगा लगेगा आपको, लेकिन अगर कुछ भी डैमेज हुआ या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में तो बहुत सस्ता पड़ेगा, रिपेयर वगैरह कभी कभी फ्री में भी हो जाता है, तो वो ध्यान रखिए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रितेश रंजन जी का पूछना है कि हेलो सर, हेलो रितेश जी, ये तो तय है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं बनाती है, क्योंकि कंपनी में प्राइस में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी, ठीक है।
पर शायद ऐसी मॉडल थोड़ा मॉडिफाई करके प्रमोट करे तो कुछ बात बने। रितेश जी, मेरा भी यही मानना है। आईफोन एसई मॉडल की प्राइस 42,000 में, वैसे तो मैं कहता हूँ कि आप एप्पल की दुनिया में देखेंगे तो उसका वैल्यू फॉर मनी का एस्पेक्ट है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको और सस्ता होना चाहिए। अगर 30,000 के आसपास आ जाए वो थोड़े मतलब 6-8 महीनों में, तो फिर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होगा। उस प्राइस पे मतलब जो आपको मिल रहा है एज अ पैकेज बहुत अच्छा है। बस ये है कि 42,000 पे कंपटीशन थोड़ा टाइट है, तो उस पर वो रेकमेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी भी थोड़ा लगता है डिजाइन से मैं फिर भी मतलब इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैटरी लाइफ थोड़ी और अच्छी होती है ना, बस मैं 42,000 पे भी बोल देता नहीं लो करके, लेकिन अभी नहीं कहूँगा, थोड़ा और कम हो जाए तो और अच्छा रहेगा। सैयद मोहम्मद इरशाद, ये भी रेगुलर व्यूअर है हमारे, आई थिंक बहुत दिनों से सवाल पूछते आ रहे हैं। इनका कहना है कि एप्पल के प्रोडक्ट अगर भारत में असेंबल होते हैं तो बेशक कंपनी के लिए कॉस्ट कटिंग होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि भारत के आम कस्टमर को आकर्षित कर सके। अभी एप्पल के जो यूजर्स है वो कॉस्ट की परवाह किए बगैर एप्पल के प्रोडक्ट्स लेते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना चाहते हैं तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक अलग सस्ती सीरीज निकालनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो या कोई और प्रोडक्ट। देखिए इरशाद जी, अभी आपने इतना लंबा कमेंट किया है, इतने मतलब सोच समझ के आपने जो एकदम एनालिटिकल कमेंट किया है, देख के बहुत अच्छा लगा। अब इसमें मैं 2-3 चीजें कहता हूँ। एक तो देखिए, अभी एप्पल कंपनी, आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपको लगता है कि एप्पल कंपनी मार्केट शेयर में जीतना चाहती है किसी भी देश में? मतलब अगर मार्केट शेयर में जीतना है तो आपको बजट सेगमेंट में आना पड़ेगा। 7-8 हज़ार यहाँ पर वॉल्यूम का गेम चलता है, 10 से 15 हज़ार रुपए में भी बहुत वॉल्यूम में फोन बिकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एप्पल कंपनी उसमें कभी आ पाएगी? मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कभी आ पाएगी। आपने दूसरी चीज ये कही थी कि एप्पल को नई सीरीज लानी चाहिए जो भारत के कस्टमर के हिसाब से हो, तो मैं कहूंगा कि ऐसी वो सीरीज है, और 10R भी मतलब उस टाइप का फोन है। जैसे 2-3 फोन्स हैं जो भारत के लिए टारगेटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी तरह से भारत के लिए ऑप्टिमाइज कोई डिवाइस हो, नहीं लगता मुझे होगा, क्योंकि वो कंपनी की अपनी ब्रांड इमेज भी होती है। एप्पल को मतलब ऐसा नहीं बनना है, वो बजट ब्रांड नहीं बनना चाहते, वो प्रीमियम ब्रांड ही रहना चाहता है। बस प्राइसिंग भी उनकी आप देख लीजिए ना, ऐसा होता है कि जस्ट थोड़ा सा आपके आउट ऑफ रीच है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कभी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। आईफोन एसई को देख के कितने लोगों ने बोला होगा कि नहीं यार, अगर 10,000 रुपए कम होता, 30,000 के आसपास होता, तो मैं अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा के ले भी ले लेता। तो इसी कारण मुझे लगता है कि वो एस्पिरेशनल वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो नहीं आएंगे कभी बजट सेगमेंट में। मार्केट शेयर का गेम एप्पल कभी नहीं खेलने वाली, ऐसा मुझे लगता है। प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो जरूर। और आपने ये पॉइंट जो कहा था ना कि एप्पल यूजर कॉस्ट की परवाह किए बिना एप्पल के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, ये भी बात सही है। एप्पल के बहुत सारे लॉयल फैंस हैं जो एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, भले ही कितना भी महंगा हो जाए वो। लेकिन हर एक आदमी का ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट एक होता है। अगर कॉस्ट एकदम अनरीजनेबली बढ़ते ही जाए, कोई सस्ते में ऑप्शन मिलेंगे नहीं, तो कितना भी बड़ा एप्पल फैन क्यों ना हो, अल्टीमेटली नहीं ले पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि लोग कोई मतलब कर्जे लेके अपना आईफोन खरीदने जाएंगे, ऐसा भी नहीं है हालत मार्केट में अभी। तो मेरी उम्मीद है कि थोड़ा प्राइस कम हो जाए, लेकिन पूरी तरह से बजट सेगमेंट में तो नहीं आने वाले। वो कंपनी का एम ही कुछ और है, उनको नहीं चाहिए मार्केट शेयर। उनको मतलब है कि एस्पिरेशनल वैल्यू बनी रहे, प्रॉफिट मार्जिन बनी रही एक हद तक, और साथ में अगर उसके साथ में मार्केट शेयर बढ़ रहा है अच्छी बात है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा भारत में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, कि एप्पल का मार्केट शेयर 50-60% पे आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपना 8-10% पे भी आ गए भारत में तो बहुत खुश रहेंगे। आई डोंट थिंक उनको उससे ज्यादा ग्रोथ अभी इंटरेस्ट है। प्रॉफिट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामरान कुरैशी, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर है। इनका कहना है कि प्रणय भाई नमस्कार, OnePlus Nord में हाई एंड ग्राफिक्स गेम चल जाते हैं, और क्या अगर चलते हैं तो स्मूथली चलते हैं क्या? कोई लैग, स्टटर, हीटिंग इशू है क्या? और दूसरा सवाल, अंडर 30,000 के बेस्ट गेमिंग फोन सजेस्ट कर दीजिए। कामरान जी, नंबर 1 की मैं जो है आपसे थोड़ा निराश हूँ। आज का टॉपिक एप्पल है और आप एंड्रॉइड के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने सही जगह सवाल पूछा, तो मैं आपका जवाब दे दूंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले OnePlus Nord में हाई एंड ग्राफिक्स गेम चल जाते हैं क्या? जी बिल्कुल चलते हैं। हाईएस्ट सेटिंग पे नहीं चलेंगे, लेकिन चलते जरूर है। उसमें गेमिंग करने में कोई लैग, स्टटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हीटिंग वगैरह की कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जितनी टेस्टिंग की है हम लोगों ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। दूसरी है कि अंडर 30,000 गेमिंग के लिए कौन से अच्छे स्मार्टफोन्स हैं? आई थिंक Realme X2 Pro एक स्मार्टफोन है जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। Realme X3 सुपर जूम भी एक अच्छा ऑप्शन है उधर पे, ये दोनों आप कंसिडर कर लीजिए। आई थिंक स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर दोनों में है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए। उसमें अंडर 30,000 है दोनों, आपको अच्छा मिल जाएगा ऑप्शन वहाँ पे। सोफियान म्यूजिक एंड टेक स्टार, इनका भी सवाल पहले देखा गया है। इन्होंने पूछा है कि एप्पल कंपनी को फोन और उनका ओएस, एप्पल कंपनी के फोन और उनका ओएस बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सब हम जैसे यूजर के लिए जब अच्छा होगा जब 30K में कोई फोन लॉन्च करे एप्पल। फिर भी एप्पल अब भारतीय मार्केट में ध्यान दे रहा है और अच्छे फीचर उपलब्ध कर रहा है। बस अब अपने फोन का दाम कर दे तो अच्छा रहेगा। जी मैं यही कहते आ रहा हूँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। थोड़ा और कम हो जाए तो सही रहेगा। 30,000 रुपीज में आईफोन एसई अगर आ जाता है, मैं सबको रेकमेंड कर दूंगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश चौधरी जी का कहना है कि इंडियन मार्केट विश्व का सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है और
iOS 14 इंडियन यूजर के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। हाँ, आपने मेरा वीडियो देखा है, मुझे पता चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें हमने दिखाया है कि iOS 14 में भारत के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर आए हैं। जरूर देखिएगा वीडियो, बनाते वक्त मुझे बहुत मजा आया, देखकर बहुत अच्छा लगा कि एप्पल कंपनी भारत के लिए इतने स्पेसिफिक फीचर्स बना रही है। आपने जो कहा कि 8-10 महीने में आप फोन चेंज कर देते हैं, ओवर टाइम आप सोच लीजिए आप कितना खर्च करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 साल फोन मत खरीदिए, पैसे बचा लीजिए फिर आईफोन लीजिए, लेकिन सोचने वाली बात है थोड़ी कि आप हर 8-10 महीने में फ़ोन अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या आप एक फ़ोन लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि उतना पैसे खर्च करके आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कोई फ़ोन ले सकते हैं, तो आईफोन आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ऐसी पोजीशन नहीं होती है। जब मैंने मेरा पहला आईफोन खरीदा था तो मैंने 1 साल तक पूरे पैसे बचाए थे, और उसके बाद में मैं सोच रहा था कि अभी लूँ या ना लूँ, फिर फाइनली मैंने ले ही लिया, क्योंकि फिर तभी उस टाइम पे क्या था, मैं काफ़ी यंग था, मेरे कोई ज़्यादा खर्चे नहीं थे, किराया वगैरह नहीं देता था, तो थोड़ी बहुत सेविंग हो गई थी। और फिर उस टाइम पे कोई अमेजोन पे अच्छी डील मिल गई थी, तो 20-25 हज़ार में कोई अच्छा फ़ोन मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, क्या जाता है ऐसे करके। लेकिन मैंने पहले 1 साल पूरी सेविंग की थी, और वो फ़ोन मैंने 3.5 साल चलाया था, तो उस तरह से मुझे तो पूरा वर्थ इट लगा वो इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर भी ये बात होती है कि काफ़ी सारे लोगों के पास ऐसी हालत नहीं होती है। जैसे अभी आज आप मुझे बोलो कि 1 साल तक आप पैसे बचाओ और फ़ोन खरीदो, तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी सारे खर्चे भी तो होते हैं। अभी थोड़ी मतलब जैसे आप एज में आगे बढ़ते हैं, करियर में आगे बढ़ते हैं, आपके सर पे खर्चे आ जाते हैं, किराया हो जाता है, इतना सारी चीज़ें होती है, बिल्स वगैरह भरने पड़ते हैं, सब अलग अलग चीज़ें होती है। तो उस माहौल में क्या आप सोच रहे होंगे कि 40-50 हज़ार रुपये में खर्च करूँ फ़ोन पे, या मैं कोई 15-20 का अच्छा वाला ले लेता हूँ और फिर चल जाएगा वो, 1 साल बाद में फिर देख लेंगे। तो थोड़ा वो मतलब माइंडसेट चेंज करना पड़ता है ये सारे फोन्स को लेने के लिए। इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और सब लोग नहीं कर सकते ये भी मुझे पता है। तो अनफॉर्चुनेटली प्राइस ज़्यादा है इन फोन्स का, लेकिन उम्मीद है कि एक टाइम पे या तो लोगों की मतलब तनख्वाह इतनी बढ़ जाए कि लोग ले पाए स्मार्टफोन आसानी से, नहीं तो फिर एप्पल अपने फ़ोन के प्राइस कम कर दे। देखते हैं चलो आगे क्या होता है। अभी उज्ज्वल टंडन का पूछना है कि प्रणय सर, क्या रैम बदलने से फोन का सॉफ्टवेयर यूआई एक्सपीरियंस स्मूदर हो सकता है, 8GB रैम वर्सेस 6GB रैम? देखिए उज्ज्वल जी, अभी आप रैम के बारे में इस तरह सोचिए, कभी आप हाईवे पे गए होंगे, कुछ हाईवे होते हैं सिंगल लेन, कुछ हाईवे होते हैं डबल लेन, कुछ हाईवे होते हैं 6-6 लेन वाले बड़े बड़े। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2GB रैम के फोन में क्या है, आप सोच लीजिए सिंगल लेन का हाईवे, कितना भी आपका टॉप स्पीड हो, अल्टीमेटली उस हाईवे में एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है अप और एक गाड़ी डाउन, तो ओवरटेक करना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से आप देखिए 4GB रैम है, 2 एक्स्ट्रा लेन आगे इधर, 2 लेन उधर, तो ओवरटेक करना आसान है, आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं, स्पीड अच्छा हुआ तो अब आगे जा सकते हैं। वैसे ही आप सोच लीजिए 8GB रैम है, मतलब फुल 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, उधर 6 लेन इधर 6 लेन, जितना तेज जाना है जाइए, मतलब स्पीड लिमिट मेंटेन कीजिए ऑब्वियसली, बट जितना तेज जाना है जा सकते हैं आप, आराम से पहुंच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन में, ट्रैफिक जाम वगैरह होने का बिल्कुल चांस नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि रैम से क्या है, बैंडविड्थ बढ़ती है, इस तरह से हाईवे चौड़ा हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब इजी हो जाता है, यानी बहुत सारे ऐप्स मेमोरी में रख सकते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ऐप बैकग्राउंड में क्रैश हो रहा है या बैकग्राउंड में रीलोड हो रहा है, तो थोड़े हद तक स्मूथ होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो टॉप स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है। आप कितना भी कर लो, अगर आपकी गाड़ी 100 के ऊपर नहीं जा सकती है तो फिर कितने भी लेन दे दो, 6GB 8GB 12GB रैम भी दे दो, अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो उससे फायदा नहीं होता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर यूआई एक्सपीरियंस। अगर प्रोसेसर ठीक ठाक है, रैम भी इक्वली मैचिंग है, यानी 4GB रैम डिसेंट प्रोसेसर, अच्छा चल जाएगा। 6GB रैम है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 6GB रैम है और वीक प्रोसेसर है तो एक्सपीरियंस मजा नहीं आएगा फिर से। इस क्वेश्चन का कोई सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो कमेंट करके बताइए, आप सहमत नहीं है तो भी कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगेगा वो भी देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूप पेडनेकर, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि बजट प्राइस एप्पल के लिए अलग है। मुझे लगता है एप्पल के लिए 40 to 50 के ये बजट प्राइस है। एक बात तो सही है, उससे कम में ये फोन लॉन्च नहीं करेंगे। आईफोन 6s लोगों ने यूज करना शुरू किया जब उसका प्राइस 25,000 के आसपास आया था। एप्पल वॉच भी जो नए आए हैं वो 30,000 के आसपास है। देखिए अभी आपने ये पॉइंट बिल्कुल सही कहा, बजट एप्पल का अलग है। एज इन एप्पल का बजट मतलब ऐसा नहीं कि 10,000 में एप्पल फोन लॉन्च कर देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इस कंपनी को आप वही देख लीजिए, एस्पिरेशन वैल्यू है, प्रीमियम ब्रांड है, तो उसके हिसाब से 40,000 रुपए उनके लिए बजट अभी माना जाता है। लेकिन आईफोन ऐसी मैं फिर भी कह रहा हूँ एट सम पॉइंट वो 30,000 के प्राइस पे आएगा ही इवेंचुअली। टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा उसको, लेकिन आएगा वो, और उस टाइम पे वो अच्छा वैल्यू देगा डेफिनेटली। 42 में थोड़ा अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ नहीं कर सकते हम उसके बारे में। और एप्पल वॉच का जो है ना, आपका कहना है कि 30,000 का प्राइस उसका, मुझे नहीं लगता एक्चुअली वो उतना खराब है, क्योंकि एप्पल वॉच है ना, ये थोड़ा अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ये मतलब आप अगर उसको टेक गैजेट के हिसाब से सोचेंगे ना कि ये स्मार्ट वॉच है, 30,000 में क्या देता होगा, तो भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ उसको, लेकिन वो उधर यहाँ नहीं करूंगा मैं। पर मेनली आप उसके बारे में सोचिए एज अ फैशन एक्सेसरी।
बहुत लोगों के लिए घड़ी वगैरह ये बहुत एक्सपेंसिव परचेस होता है। मतलब मैंने लोगों को देखा है जो 30-40 हज़ार रुपए कोई मैकेनिकल वॉच में खर्च करते हैं। अब ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, उनको खर्च करना करें शौक से बिल्कुल भी। उसी तरह से बहुत लोग होते हैं जो एप्पल वॉच को फैशन एक्सेसरी की तरह देखते हैं, तो उस हिसाब से कंबाइंड वैल्यू आप देख लीजिए उसकी 30,000 मुझे भी लगता है कि रीजनेबल प्राइस है वॉच की दुनिया में। ऐसा कोई ज़्यादा मतलब महंगा नहीं लगता मुझे ऑनेस्टली। और जितना मैंने यूज़ किया उसके फीचर्स वगैरह को देख के, स्विम प्रूफ है पूरी तरह से, जो वर्कआउट ट्रैकिंग, इंटीग्रेशन जो है iOS के साथ में, सब फीचर्स को मिला के, और बहुत अच्छे से फीचर्स भी हैं एप्पल वॉच में, जैसे फॉल डिटेक्शन होता है। अगर आप गलती से इंजरी हो गई, आप गिर गए, आप बेहोश पड़ गए, तो वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन कर सकता है एप्पल वॉच। ऐसा सब फीचर भी दिए गए हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ों को देख के ओवरऑल आपका दूसरे भी कुछ फीचर हैं एक्चुअली एप्पल वॉच में कि इरेगुलर हार्ट रेट वगैरह रहेगी। काफ़ी सारे लोगों की कहानी आती रहती है कि उनके एप्पल वॉच ने उनको बताया कि आपका हार्ट रेट इरेगुलर है, जल्दी चेकअप करा लीजिए, और वो डिटेक्ट हो गया और वो लोग बच गए, जान का खतरा था वो भी बच चुका है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो 30,000 रुपीज़ मेरे को नहीं लगता उस डिवाइस के लिए उतना खराब है। 40+ वाले जो एप्पल वॉचेस है वो मैं कहता हूँ ठीक है, चलो वो थोड़े लग्जरी हो गए, ज़्यादा हो गया वो, लेकिन 30 पे जो एप्पल वॉच ऐसी आया मुझे अभी भी काफ़ी आकर्षक लग रहा है। तो ये आप एज एन एप्पल वॉच यूज़र मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मुझे इस डिवाइस ने वैल्यू दिया है ना, वो उसके लिए मैं 30,000 100% देने को तैयार हूँ। ये अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड है, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें आप करते हैं, जिम जाते हैं, इनवैल्यूएबल डिवाइस है ऐसा मैं कह दूंगा, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है वो सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद आरिक अली, इनका कहना है कि ग्रेट माय ब्रदर प्रणय परब, थैंक यू, आई एम अ टेक लवर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी, आई लाइक ऑल योर वीडियोस, आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर। आपके कमेंट्स में हर बार देखते आ रहा हूँ, थैंक यू कमेंट करने के लिए। अगली बार आप जब कमेंट करेंगे ना यहाँ पे, आप सवाल भी पूछ लीजिए कुछ। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हम इतना मेहनत करके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, इतना वीडियो बनाते हैं, आप सवाल अगर पूछ लेंगे तो और अच्छा लगेगा। आइए अगले हफ्ते भी यहाँ पे सवाल पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय राठौड़ जी का कहना है कि एप्पल सीईओ अगर 20,000 रुपये में आईफोन देंगे तो इंडिया वाले टूट पड़ेंगे। अच्छी बात कही है आपने, सहमत हूँ, लेकिन अभी नहीं होने वाला है अनफॉर्चुनेटली। रजत शर्मा का कहना है कि एप्पल इज नॉट फॉर बजट कस्टमर्स, बिल्कुल सहमत हूँ इससे भी। तिलक खोरे का कहना है कि एप्पल को भारतीय बाजार दिख रहा है क्योंकि यहाँ ग्रोथ हो रही है, लेकिन एप्पल यहाँ से अच्छा खासा लाभ कमाने के अवसर देख रही है। एप्पल सस्ते में और अन्य प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो एप्पल और भारतीय बाजार के लिए अच्छा होगा। बात सही है आपके, लेकिन मैंने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था अभी, थोड़ा मेरे को लगता है आप भी मतलब उससे सहमत होंगे कि क्यों ये कर नहीं रही है कंपनी। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, थोड़े सस्ते हो जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। राकेश वाघमारे जी का कहना है कि मुझे लगता है एप्पल अपने पॉलिसी के हिसाब से चलता है, ना कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मगर एप्पल के फोन्स बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन प्राइस के कारण सिर्फ सीमित लोग ही उनका मजा उठा सकते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। अब और क्या कहूँ इसके बारे में, आपने इतने मतलब कम शब्दों में इतना कुछ कह दिया जो मैं 20 मिनट के वीडियो में नहीं कह पाया, आपने एक पैरा में कह दिया, अच्छा लगा देख के। मनदीप चौधरी का कहना है कि अब एप्पल जैसे ब्रांड के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको थैंक यू बोलूंगा मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रियलमी बड्स क्लासिक का रिव्यू कर दे। मनदीप जी, रियलमी बड्स क्लासिक का रिव्यू अभी अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपने हमारे वीडियो का अप्रिशिएशन दिया, वो काफ़ी अच्छा लगा। तो प्लीज़ आते रहिए, अगले हफ्ते कोई सवाल पूछ लीजिए। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है वो भी चलेगा, कोई बेसिक सवाल भी आप पूछ सकते हैं, जितना हो सके मैं जवाब तो दे दूंगा। रही बात रियलमी बड्स क्लासिक की, अभी ऑडियो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करना फ़ोन के साथ में थोड़ा मुश्किल होता है। जब कोई इंपॉर्टेंट अच्छा प्रोडक्ट आता है मेरे लिए, करने की कोशिश तो कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय उसके लिए समय नहीं मिलता। वीडियो बनाना उसके लिए टाइम लगता है, उतने व्यूज़ उसमें आते नहीं है, इसीलिए हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर और डिमांड रहेगी आप जैसे लोगों की, तो हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ऑडियो वाले प्रोडक्ट्स की रिव्यू बनाएं। तो चलिए ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड बना के। एप्पल वाला जो टॉपिक है, ये बात करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि एंड्रॉइड का क्या बहुत सारे फोन्स लॉन्च होते हैं, एप्पल का जो लॉन्च इतना कम होता है। अभी एक इवेंट हुआ तो सोचा चलो इस बार बात कर लेते हैं, आपकी डिमांड भी थी, तो इसी तरह से मैं और एप्पल के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगले महीने बात करेंगे जब आईफोन की लॉन्च होती है तभी। तब तक के लिए अगले हफ्ते तक तो ये एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आप वापस आइए, टेक आपकी जुबान में का अगला एपिसोड आ जाएगा। hindi.gadgets360.com पे जाइए, वहां पर आपको टेक की सारी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो। कमेंट करके बताइए कि अगले एपिसोड में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले सैटरडे को।